नमस्कार दोस्तों, 2009 में केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट में दो मामले पहुंचते हैं और दोनों ही मामलों में लड़की के पिता इस बात का आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी का जबरन अपहरण करके मुस्लिम युवकों के साथ शादी कराई गई। एंड आपको पता होना चाहिए कि यह भारत के अंदर पहला एक ऐसा केस था जिसके बाद इंडिया के अंदर पहली बार लव जिहाद चर्चा में आया। केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा पहली बार यह अपने तरह का एकमात्र ऐसा केस था जिस पर लव जिहाद के बारे में वर्ल्ड वाइड चर्चा शुरू हुई। इस दोनों ही केस के द्वारा न सिर्फ इंडिया के अंदर लव जिहाद पर खुलकर चर्चा शुरू हुई, बल्कि केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहे इन दोनों ही केस ने दुनिया भर के देशों के कान खड़े कर दिए। अब हम अपनी केस स्टडी पर वापस चलते हैं। इन दोनों ही मामलों में से एक की सुनवाई के दौरान केरल हाई कोर्ट के जस्टिस केटी शंकरन ने यह जज जाहिर है कि लव जिहाद या फिर रोमियो जिहाद के नाम से एक आंदोलन चलाया जा रहा है। आगे की सुनवाई करते हुए उन्होंने केरल के डीजीपी से कई सवालों के जवाब में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश तक देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट सवाल थे, जैसे कि क्या देश में कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है या फिर क्या भारत और विदेशों में वो कौन कौन से संगठन है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। इस आंदोलन की फंडिंग कैसे की जा रही है, क्या यह पूरे भारत में चल रहा है, पिछले 3 साल में कितने स्टूडेंट्स धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए, और क्या लव जिहाद, जालसाजी, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के बीच कोई कनेक्शन है। ये वो सवाल थे जिनके जवाब कोर्ट भी जानना चाहते थे, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब तब तक किसी के पास नहीं थे और इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी थे। अब आता है दूसरे मामले पर। यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसमें सी सेल्वराज ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी सिल्जा राज को एक मुस्लिम लड़के ने अगवा कर लिया और कामराज नगर से केरल ले गया। वहां उसे मदरसे में इस्लाम का पाठ पढ़ाएगा और धर्म परिवर्तन के बाद उससे शादी कर लेगी। लेकिन इस केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आना अभी बाकी था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद सिल्जा राज सामने आते हैं और अदालत से कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और शादी की। जिसके बाद कोर्ट ने लव जिहाद आंदोलन की जाँच के लिए कर्नाटक में डीजीपी के नेतृत्व में एक SIT गठन करती है और जिसे इस पूरे मामले की जाँच की जिम्मेवारी दी जाती है। कुछ समय के बाद जब यह SIT अपने रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। केरल के अंदर सबको पता था कि बड़ी मात्रा में केरल के अंदर और कर्नाटक में धर्म परिवर्तन के मामले चल रहे हैं और ईसाई और हिंदू धर्म के लोग बड़ी संख्या में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लेकिन सवाल था कि क्या इतना सब कुछ किसी बड़ी साजिश के बगैर संभव हो सकता है। कर्नाटक में गठित SIT की रिपोर्ट में कहा गया कि 24 टीमों को जब कर्नाटक के सभी जिलों में भेजा गया तो लव जिहाद का कोई भी सबूत कहीं से नहीं मिला। लेकिन सवाल उठता है कि जब केरल और कर्नाटक में इतना सब कुछ चल रहा है तो SIT को कोई सबूत कैसे नहीं मिला। SIT ने बताया कि सिल्जा राज का धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करना लव जिहाद नहीं था। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सिल्जा अपने पति के साथ जहाँ चाहे वहाँ रह सकती। खैर, SIT से जुड़ी ये सारी गतिविधियां कर्नाटक के अंदर चल रही थी। लेकिन इसी बीच केरल के डीजीपी जैकब पुन्नोस ने भी 18 अक्टूबर 2009 को कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया। इसमें सभी जिलों के SP की 14 रिप के साथ राज्य CID, पुलिस इंटेलिजेंस, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के प्रमुखों की 4 रिपोर्ट शामिल थी। इसमें केरल हाई कोर्ट की ओर से पूछे गए सभी सवालों के जवाब नहीं में दिए गए। मतलब कि हमने आपको शुरू में बताया था ना, वो 5-6 सवाल जिनके जवाब हाई कोर्ट जानना चाहते हैं, जैसे कि क्या देश में कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है, भारत और विदेशों की कौन कौन से संगठन इसमें शामिल है, इस आंदोलन की फंडिंग कैसे की जा रही है और क्या यह पूरे भारत में चल रहा है, क्या लव जिहाद, जालसाजी, तस्करी और आतंकवाद के बीच कोई कनेक्शन है, या फिर 3 साल में कितने स्टूडेंट्स ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को कबूल किया। सारे सवालों के जवाब इस हलफनामे में नहीं में दिया गया। जब इतने बड़े पैमाने पर केरल और कर्नाटक के अंदर धर्म परिवर्तन चल रहा तो इस पूरे प्रक्रिया में इन सारे सवालों के जवाब नहीं में मिलना लोगों को हैरान करने वाला था, क्योंकि इस तरह के जवाब की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। केरल के डीजीपी जैकब पुन्नोस द्वारा केरल हाई कोर्ट में दायर हलफनामे के द्वारा यह साफ साफ बताया गया कि लव जिहाद जैसा कोई आंदोलन देश के अंदर नहीं चल रहा और न ही इसके पीछे कोई साजिश है। साथ ही यह भी कहा गया कि पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें लव जिहाद जैसे कोई बात कही गई। केरल के डीजीपी की इस रिपोर्ट में इस बात को साफ साफ और क्लियर कहा गया कि इस तरह के आरोपों के कोई ठोस सबूत ना तो हमें मिले हैं और ना ही मौजूद है। केरल के डीजीपी ने अपने रिपोर्ट में यहाँ तक है, हालांकि कुछ सोर्सेज से मिली जानकारी और आरोपों में लव जिहाद की बातें कही गई और इसलिए पुलिस की इंटेलिजेंस सेल सभी स्कूलों और कॉलेजों पर निगरानी रखेगी और ऐसे मामलों में सख्ती से निपटेगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता और डेट आता है 26 अक्टूबर 2009 का। जस्टिस केटी शंकरन ने 26 अक्टूबर 2009 को शहंशाह और सिराजुद्दीन को अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर देते हैं और इसके साथ ही डीजीपी को सभी 18 रिपोर्ट हाईकोर्ट में उन्हें सौंपने का निर्देश देते हैं। उन्हें फटकार लगाते हुए साथ ही डीजीपी को यह बताने के लिए कहा कि वह मामले को बंद करने के लिए इतने इच्छुक क्यों, जबकि कई सोर्स ने ऐसा होने की बात कही है और कई मामलों में इस बात के आरोप भी दर्ज है। इसके बाद कोर्ट केंद्र सरकार को भी अपने तरफ से एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और 9 नवंबर 2009 को केरल के डीजीपी 18 रिपोर्ट कोर्ट को सौंपते हुए एक हलफनामा दायर करते हैं। इस हलफनामे में बताया गया कि सोर्स द्वारा दी गई जानकारी और जो
आरोप लगाए गए हैं उनके समर्थन में आपराधिक गतिविधि या संगठन के शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। आप इस पूरी प्रक्रिया को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे डीजीपी यानी कि केरल के जो डीजीपी हैं वो किसी के प्रभाव में काम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ छिपाने की। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 1 दिसंबर 2009 को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि देश में कोई लव जिहाद या फिर इससे जुड़ा आंदोलन या संगठन अस्तित्व में नहीं है। यह पूरी घटना 2009 में चल रही थी और क्या आप जानते हैं कि उस वक्त भारत के केंद्र में कौन सी सरकार थी? तब भारत में पीए की सरकार थी, मतलब की कांग्रेस, और तब भारत के अंदर प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ऐसे में आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? और यह बात कोर्ट भी भली भांति समझ रही थी। इसके बाद जस्टिस शंकरन 9 दिसंबर 2009 को अपने लंबे फैसले में जिला एसपी और सभी 14 रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं। साथ ही कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि विशेष धर्मों से संबंधित लड़कियों को दूसरे धर्म में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है और यह भी स्पष्ट है कि रिपोर्ट में दर्ज कुछ संगठनों की सह पर ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने शहंशाह और सिराजुद्दीन को अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर देते। हमारा यह YouTube चैनल नया है और इसलिए हम यहाँ पे लंबी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते। हम इस विषय पर इसका पार्ट 2 जल्द लाएंगे और तब तक इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद। दिलजा राज वही लड़की थी जिसके पिता कोर्ट से उसे वापस पाने की गुहार लगा रहे थे। यह सब कुछ देश के अंदर तब हो रहा था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, 2009 में केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 मामले पहुंचे और जिसमें